हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रैश एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इतिहास का सबसे पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोग हिंदी सब्जेक्ट और फिजिक्स सब्जेक्ट दोनों को हम शुरू कर चुके हैं। लगभग एक चैप्टर खत्म होने को है और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसका पहला चैप्टर है। हम लोग एनसीईआरटी किताब को फॉलो करते हैं। तो अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं, लगभग 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करता है, इसलिए आप सभी लोग एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ें। तो आज का हमारा सबसे पहला जो चैप्टर होगा वो होगा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम कवर करते हैं और हमारा एक नोट्स होता है, उस नोट्स के द्वारा हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो आज का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, देख लेंगे। यही आपके किताब का पहला पेज है और आज हम लोग देखेंगे विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इतिहास की कि इतिहास क्या है, इतिहास का संधि विच्छेद क्या होता है। तो इतिहास का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है इति जोड़ हास। इति जोड़ हास, इतिहास का संधि विच्छेद इति जोड़ हास। इति का मतलब होता है कि बीता हुआ और हास का मतलब होता है कथा। इति मतलब बीता हुआ, हास मतलब कथा। बीती हुई कथा को ही हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास। बीती हुई घटना को, बीती हुई कहानी को हम लोग इतिहास कहते हैं। अतीत का अध्ययन करना, इसको हम अनेक तरह से परिभाषित कर सकते हैं। किन्हीं ने कहा कि बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। किन्हीं का कहना है कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो ये सब जो परिभाषा है एक ही है, सिर्फ इसमें एक ही शब्द का अलग अलग रूप में प्रयोग किया गया है। तो जो डिफिनीशन है सभी का सभी सेम है। तो इसमें हम लोग, अगर आपके एग्ज़ाम में 2 नंबर में या 1 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछे कि इतिहास क्या है, तो वहाँ पे लिखना है कि अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है या बीती हुई घटना का फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। और यदि वहाँ पे पूछ दे 5 नंबर में या 4 नंबर में, यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ दे कि इतिहास क्या है, तो उसका जवाब जो है थोड़ा लंबे आंसर के साथ देना है। उस प्रकार से देंगे कि तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना का फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। तथ्य और प्रमाण एक होता है, जैसे हम आपको पहला 2 नंबर वाले डिफिनीशन में बताए कि बीती हुई घटना को फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है, लेकिन परिभाषा वही है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें आगे जोड़ दिया गया है कि तथ्यों और प्रमाणों, यानी कि आपके पास प्रमाण है तो उसके आधार पर इतिहासकारों के द्वारा, तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर इतिहासकारों के द्वारा बीती हुई घटना का फिर से उजागर करना ही इतिहास कहलाता है। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और हेरोडोटस जो थे वो यूनान देश के निवासी थे। हेरोडोटस यूनान देश के निवासी थे। तो इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी क्वेश्चन को लिखते चलेंगे, वीडियो को पॉज कर करके लिख लेंगे। तो यह तो हमारा 5 नंबर का जो मार्क्स था, 5 नंबर के क्वेश्चन थे, वो हमारा कवर हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में अगर प्रश्न पूछ दे कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेरोडोटस को। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, जो यूनान देश के निवासी थे। बस आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। अब चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है प्रथम लेसन का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कहता है राष्ट्रवाद क्या है, जो कि आपके टॉपिक से ही लिया गया है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप तो आप जानते हैं कि एक प्रकार का महादेश है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, यह क्वेश्चन अधिकांश परीक्षा में पूछे जाते हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में यह जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। तो राष्ट्रवाद क्या है, तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि किसी भी छोरों में अहम योगदान होता है, इसका मतलब क्या है, तो अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। आप
अगर आपसे 1 नंबर या 2 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आप इस आंसर को भी लिख सकते हैं कि किसी भी देश का विकास करना राष्ट्रवाद कहलाता है। या अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ दे, लॉन्ग आंसर में पूछ दे, तो लिखना है कि राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होता है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। अब इसमें से ही आपका एक अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा कि राष्ट्रवाद का विकास कब हुआ था। तो इसका राइट जो आंसर होगा, राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। तो इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होता है। राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद एक ऐसी सामाजिक परिकल्पना होती है जिसमें किसी भी छोरों में अहम योगदान होता है, अर्थात किसी भी देश का विकास करना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। या हम एक डिफिनीशन अलग तरीके से हम दे सकते हैं कि जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना को विकास करता है उसे राष्ट्रवाद कहते हैं, जो कि एक सिंपल परिभाषा है। ये आपको 2 नंबर में भी काम कर सकता है, 5 नंबर में भी काम कर सकता है। तो जो अपने देश के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करता है उसे हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद का उदय में कि मेटरनिख कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगले एग्जाम के लिए, मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख जो था एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मेटरनिख कौन था। मेटरनिख यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में हम लोगों को पढ़ना है कि मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था। सबसे पहली बात, मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का, एक होता है ऑस्ट्रिया और एक होता है ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों में फ़र्क है, समझिएगा। यह जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ना कि ऑस्ट्रेलिया का। तो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जो कि एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। एक घोर प्रतिक्रियावादी कहने का मतलब कि यह जो था एक अयोग्य शासक था। यह एक अच्छा शासक नहीं था, यह एक अयोग्य शासक था, यह एक बुरा शासक था। तो मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। मैंने आपको पहले भी बताया कि यह जो था एक अयोग्य शासक था, एक बुरा शासक था। यह इसका कहना था, इसका कथन था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो, अच्छी बात है, लेकिन जनता की भलाई के लिए नहीं करो, अपनी सुख सुविधा के लिए करो, अपनी शांति समृद्धि सुख के लिए करो। तो यह एक कौन सा शासक कह सकता है? यह जो है कथन एक अच्छा शासक कभी नहीं कह सकता कि राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई के लिए ना करो। यह एक बहुत ही अयोग्य शासक था। तो यह सिंपली 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आपका पूछ देता है कि मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का एक चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका कहना था कि किसी भी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों से बता देना चाहूँगा तीसरा क्वेश्चन में बढ़ने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जितने भी क्वेश्चन आंसर मैट्रिक परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, सब क्वेश्चन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्रैश कोर्स कराया जाता है उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, लाइव क्लास जब भी करें सभी बातों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना न भूलें। तो चलिए अब कहता है मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं। तो आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा मेटरनिख काल का मतलब मेटरनिख काल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक के समय को यानी काल को हम मेटरनिख काल कहते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है। मेटरनिख काल किसे कहते हैं वो अब हम जानेंगे। तो मेटरनिख काल से आप क्या समझते हैं? तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक, यानी कि आपके अनुसार वह मात्र और मात्र 32 साल
वह 32 साल का था तो उसकी डेथ हो गई, आपके अनुसार, आपके सोच के अनुसार। लेकिन ऐसा मेटरनिक काल नहीं होता है। मेटरनिक काल मतलब मेटरनिक जब तक शासन किया, जब से शासन किया और जब तक शासन किया उसके ही समय को मान लिया जाए कि वो 1815 ईस्वी में वो जो था शासक के रूप में नियुक्त हुआ और 1848 ईस्वी में उसे शासक की गद्दी से हटा दिया गया। तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक का समय मेटरनिक काल कहा जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन पूछेगा, नेसेसरी इस क्वेश्चन को डालेगा आपके एग्ज़ाम में कि मेटरनिक काल का अंतिम समय क्या था। मेटरनिक काल का अंतिम समय क्या था? तो मेटरनिक काल का जो अंतिम समय था वो था 1848 ईस्वी, और मेटरनिक काल का प्रारंभिक समय क्या था? तो वो हो जाएगा 1815 ईस्वी। तो दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका पक्का है, इसको भी मान लीजिए। मेटरनिक काल का प्रारंभिक काल 1815 और मेटरनिक काल का अंतिम काल 1848। तो मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं? तो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी तक का समय मेटरनिक काल कहा जाता है। यह एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो कि घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र था परिवर्तन में बाधा पहुंचाना, यानी कि यह एक अयोग्य शासक था। तो अयोग्य शासक का काम क्या होता है? जहां विकास का कार्य चल रहा है वहां बाधा पहुंचा देना, दुनिया बदल रही है उसमें बाधा पहुंचाना कि किसी तरह से वो कार्य रुक जाए। तो मेटरनिक के बारे में अगर जिस क्वेश्चन में भी चर्चा हो तो यहाँ से यह जो है सेंटेंस लिख दीजिएगा कि यह एक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। इसका मूल मंत्र था परिवर्तन में बाधा पहुंचाना। तो यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी निकल रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। पहली सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेटरनिक कौन था, दूसरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन मेटरनिक काल से आप क्या समझते हैं। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव कितने हैं। पहला ऑब्जेक्टिव मेटरनिक काल का प्रारंभिक समय, दूसरा ऑब्जेक्टिव मेटरनिक काल का अंतिम समय या कह सकते हैं अंतिम काल, ठीक है। तो तीसरा जो ऑब्जेक्टिव है मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, तीसरा ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं चौथे ऑब्जेक्टिव की ओर। यह एक कैसा राजा था, अयोग्य शासक या सुयोग्य शासक, अयोग्य शासक या सुयोग्य शासक। तो आप क्या मारेंगे, अयोग्य शासक। सुयोग्य शासक नहीं था, अच्छा शासक नहीं था। सुयोग्य शासक अच्छा को कहा जाता है और अयोग्य शासक बुरा शासक को, खराब शासक को कहा जाता है। तो यह जो था एक बुरा शासक था, अयोग्य शासक था, ना कि सुयोग्य शासक। चलिए अब हम आप लोगों के लिए चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। 4 नंबर प्रश्न है सामंतवाद क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है सामंतवाद क्या है। देखिए ये सब शब्द से पहली बार आप परिचित हो जाइए। जब तक कि इन शब्द से आप परिचित नहीं होइएगा भली भांति, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो आप किसी भी चैनल से पढ़ते हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सिर्फ़ और सिर्फ हमारे चैनल से पढ़िए। आपको जिस चैनल पर अच्छा से समझाया जाए, आपको जिस चैनल पर अच्छा से समझ में आ जाए उसी चैनल से पढ़िए, लेकिन एक चैनल को यूज़ करिए, ठीक है। कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी के प्रेशर में आकर, किसी के दबाव में आकर पढ़ाई हो, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फ़िलहाल हम लोगों के पास जो ऑनलाइन पढ़ाई में टाइम बहुत कम होती है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, सामंतवाद क्या है। तो वैश्विक शासन प्रणाली, वैश्विक शासन प्रणाली अगर आपसे पूछ दे सामंतवाद, तो सबसे पहले लिखना है वैश्विक शासन प्रणाली। क्योंकि सामंतवाद जो है एक प्रकार का प्रणाली है, एक प्रकार की व्यवस्था है। तो सामंतवाद में लिखना है कि वैश्विक शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, ठीक है। अब इसको अच्छा से समझिए, सिर्फ देखिए रटने से नहीं होता है। हम आपको एक क्वेश्चन लिखा दिया और अगले क्वेश्चन में बढ़ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वैसा शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है। पहले होता क्या था कि किसान जो होते थे अपने अपने ज़मीन में, अपने अपने खेत में फसल को उगाने का कार्य करते थे, और बड़े बड़े जो सामंत होते थे, ज़मींदार होते थे, वो कर के रूप में किसानों से फसल वसूल कर, जिसको हम आज के ज़माने में कहते हैं टैक्स, तो टैक्स के रूप में आधा से अधिक अनाज ले जाते थे। तो उसी जब जिस काल में, जिस समय में ले जाते थे, उसी को हम लोग कहते हैं सामंतवाद,
सामंतवाद। तो वैसी शासन प्रणाली जिसमें सामंतों या जमींदारों को किसानों से ज़्यादा अधिकार दिया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम सामंतवाद कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन में आएंगे। बहुत ही बारीकी तरह से इसे समझने का प्रयास करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, जहां आपको जिस भी क्वेश्चन में या तो डाउट हो या समझ में नहीं आया हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइएगा ज़रूर, ताकि आपके कमेंट में हम पढ़ सकें और आपके कमेंट से हमें भी सुधार होगी। आपके कमेंट जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि नहीं, यहाँ पे हमें कुछ और विशेष रूप से बताना चाहिए था, तो इस प्रकार से हम में भी सुधार होगी। ऐसी बात नहीं है कि हम एक टीचर हैं तो हमसे मिस्टेक नहीं होता, ऐसी कोई बात नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। देखिए जहाँ पर पूछ दे क्या क्या बाधाएं थी, क्या क्या, ये शब्द का जहाँ प्रयोग करें ना, तो उसमें सबसे पहले बात लिखिए। मान लिया जाए कि यहाँ दूसरा शब्द होता तो यहाँ पर वो शब्द को लिखकर और लिख देते निम्नलिखित बाधाएं थी, निम्नलिखित बाधाएं थी, निम्नलिखित कारण हैं, निम्नलिखित कारण थे। तो ये सब बात जो है प्रत्येक सेंटेंस में लिखना चाहिए, क्योंकि उसका आंसर जो है देखने में थोड़ा बड़ा लगे। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं थी। तो उसमें जो पहला बाधा था वो था 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन। जब जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस समय छोटे छोटे राज्य में बट गए। तो यह जो था उनका पहला बाधा था, ये 300 छोटे छोटे राज्यों का विखंडन। दूसरा था राष्ट्रीयता का अभाव। तीसरा था मेटरनिक का घोर प्रतिक्रियावादी नीति। और यह जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे छात्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रत्येक वर्ष जो है आपके मैट्रिक के परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरह से याद कर लेंगे। तो यह जो है तीसरा क्वेश्चन है मेटरनिक का घोर प्रतिक्रियावादी नीति। और चौथा है ऑस्ट्रिया की हस्तक्षेप की नीति। तो यह थे जर्मनी और इटली के एकीकरण में निम्नलिखित बाधाएं। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर प्रश्न पे। 6 नंबर प्रश्न है कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। मध्यम वर्ग तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे हम लोग मध्यम वर्ग कहते हैं। समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं। अब देखिए मध्यम वर्ग में आ जाते हैं कौन कौन। वैसा समाज में जो रहता है उन लोगों को मध्यम वर्ग के समाज में रखा जाता है, जो अपना जीवन यापन छोटे मोटे नौकरी, छोटे मोटे व्यापार जैसे पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, इन सभी कार्यों को करके या छोटे छोटे व्यवसाय को करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो उनको हम मध्यम वर्ग में मानते हैं, उनको हम समाज में मध्यम वर्ग के रूप में जाना जाता है। तो आपसे पूछ दे कि मध्यम वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जो अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे व्यापार और नौकरियों के माध्यम से करते हैं, उसे हम मध्यम वर्ग कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब चलिए अब आपका 7वां नंबर प्रश्न है सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। देखिए पहला था मध्यम वर्ग, दूसरा है सर्वहारा वर्ग। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान और मजदूर शामिल होते हैं। मध्यम वर्ग में तो वो लोग थे जो कि अपना जीवन निर्वाह छोटे छोटे नौकरियों और व्यापार से कर लेते थे, उनको हम मध्यम वर्ग के कैटेगरी में रखें। लेकिन सर्वहारा वर्ग, सर्व माने सभी और हारा मतलब हारा हुआ, मतलब सभी वर्गों से हारा हुआ कौन है, सर्वहारा वर्ग। सभी वर्गों से हारा हुआ है सर्वहारा वर्ग। यह जो है याद करने का ट्रिक है, ऐसा नहीं कि इसे ही परीक्षा में लिख दीजिएगा कि सभी वर्गों से हारा हुआ वर्ग सर्वहारा वर्ग, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको समझाने के लिए इस ट्रिक का मदद लिए हैं। तो सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान और मजदूर शामिल होते हैं। समाज में रहने वाले वैसे लोग
जिसमें गरीब किसान और मजदूर शामिल होते हैं और जिसके पास पूंजी का अभाव होता है तथा जिसकी स्थिति दयनीय होती है। सर्वहारा वर्ग में कौन आ गया? गरीब, किसान, मजदूर। तो गरीब के पास पूंजी का तो अभाव होगा ही, और उसकी जो जब पूंजी का अभाव होगा तो उसकी स्थिति जो है दयनीय हो जाती है ना। तो ऐसा लिखना है आपको कि किसी तरह बात वही हो बट उसका आंसर जो होना चाहिए ना वो बड़ा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइन में लिखने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि एक लाइन छोड़ कर लिख दीजिए तो बड़ा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे में भी आपको नंबर की कटौती की जा सकती है। तो सर्वहारा वर्ग से आप क्या समझते हैं? तो समाज में रहने वाले वैसे लोग जिसमें गरीब, किसान, मजदूर शामिल होते हैं उसे हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो जिसके पास पूंजी का अभाव, या तो आप इतना भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, हम इतना और भी लगा दिए हैं। तो जिसके पास पूंजी का अभाव होता है और जिसकी स्थिति दयनीय होती है उसे हम कहते हैं सर्वहारा वर्ग। तो मेरे प्यारे छात्रों, विशेष जो क्वेश्चन है, अब शेष बचा हुआ क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम 7 ही क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो मिलेंगे हम आप लोगों से अगले वीडियो में। और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सब्सक्राइब करने से उन्हें कहीं हमसे अधिक लाभ उन्हें मिलेगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।